नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे सर फॉर क्लास 10th पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो पे याद करवाने वाला हूं और ट्रिक के साथ। अगर आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहते तो मुझे उम्मीद है कि ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद ही हो जाएंगे और अलग से जो है इस पर आपको समय देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हमारा टारगेट है मिशन 450 प्लस। क्या टारगेट है? मिशन 450 प्लस, यानी कि हमें जो है 450 मार्क्स लाना है। और 450 मार्क्स लाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही रणनीति की ज़रूरत होती है। तो वो सही रणनीति क्या है, थोड़ा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, वो मैं आप लोगों को बता दूँ थोड़ा। जैसे अपना सही रणनीति की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम हॉल पे एग्ज़ाम जो देने जाएंगे तो आपका टोटल एग्ज़ाम जो है कितना मार्क्स का होता है? 500 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 500 मार्क्स का। इस 500 मार्क्स में जो है इनको दो तरह से, मतलब 3 तरह से बटा हुआ रहता है। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50% रहता है। एक आपका कौन सा क्वेश्चन रहता है सर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 50%। एक आपका कौन सा क्वेश्चन रहता है? एक आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कौन सा क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव सर कितना मार्क्स का पूछा जाता है? सर टोटल ऑब्जेक्टिव जो आपको 230 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 230 नंबर का। और सब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछा जाता है? ये भी आपको जो है 230 मार्क्स का पूछा जाता है। अब रही बात सर यहाँ पे 230 और 230 तो दोनों जोड़ करके 460 ही हो रहा है। तो आपने तो कहा कि 500 नंबर का एग्जाम होता है, तो भाई फिर 40 नंबर गया कहाँ? तो थोड़ा थम जाइए, मैं वो भी बताता हूँ आपको। 40 नंबर, ये 40 नंबर आपका जो प्रैक्टिकल से पूछा जाता है। किन से पूछा जाता है? प्रैक्टिकल मार्क्स से। ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स से आपको कितना नंबर पूछा जाता है सर? 40 नंबर पूछा जाता है। ये प्रैक्टिकल आपका स्कूल के द्वारा ली जाती है और वहाँ से आपको अच्छे खासे मार्क्स प्रैक्टिकल पे मिल ही जाता है। मिनिमम कितना भी कम क्यों ना मिले तो 35-38 तो मिल ही जाएगा सर आपको। रही बात अब यहाँ पे हम लोग सर किस प्रकार से इस ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। 50% जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए 50% 230 मार्क्स जो है इनकी तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे जाकर के जो है आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद मैं आपको बता देता हूं, अभी तो मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, बस रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के बीच दूंगा। और ये रिकॉर्डेड वीडियो का टाइम मैं बता देता हूँ, 7:30 बजे करके जो है 7:30 बजे आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं सुबह में। अब आराम से इस वीडियो को जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए, या तो आप वीडियो को स्पीड करके देखिए या जो नॉर्मल स्पीड जो रहता है उसी स्पीड पर देखिए। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप वीडियो पे डेली खाली मतलब चैनल पे आकर के वीडियो देखिए, आपका ये 230 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूं सर। 230 में 230 मार्क्स आप मेरे चैनल से तैयारी करके आराम से कर सकते हो। खैर, आप वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएंगे कि मैं क्या करवा रहा हूँ वहाँ से। अब रही बात सब्जेक्टिव का, सर सब्जेक्टिव का क्या करें। अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में रिस्पॉन्स बढ़िया रहता है, अगर आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं ज़रूर सब्जेक्टिव के लिए भी आप लोगों के बीच वीडियो का जो एक टाइम टेबल दे दूँगा कि इस टाइम पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप लोग वहाँ से भी देख करके क्या कर सकते हैं, अपना सब्जेक्टिव के तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो है गणेश जी का प्रणाम, गणेश जी का आशीर्वाद जो है ज़रूर ले लेना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेने से वो काम जो है सुगमता और सरलता ढंग से हो जाती है। तो मैं भी गणेश जी के चरणों पर सादर नमन करके इस काम को शुरू कर रहा हूँ। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक अगर बनेंगे तो ज़रूर इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको डेली 7:30 बजे मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का क्वेश्चंस देखेंगे। और हिंदी का क्वेश्चंस हमने चैप्टर नंबर 2 से लेना शुरू किया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से जो है कुछ क्वेश्चंस जो है मैं लाइव क्लास पे आकर के जो है इस चैनल पे बता चुका हूँ। इसीलिए हमने हर एक विषय में जो चैप्टर नंबर 2 से शुरू किया है। और आप हर एक विषय से जो 20-20 क्वेश्चन देखेंगे और आपको देखना कितना सब्जेक्ट का है, 5 सब्जेक्ट का। तो टोटल जो है आपको कितना MCQ प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी 100 MCQ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि किसके अनुसार जो सेन साहब ने जो है ना, सेनों ने, या सेन साहब भी हो सकता है या सेनों भी चलेगा, सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो ऑप्शन ए में है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी में है खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी में मदन के अनुसार, ऑप्शन डी में है गिरधर के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खोखा के अनुसार जो है सेन साहब ने अपने सिद्धांत को भी बदल लिया था। सर आपने तो कहा था कि ट्रिक क्या है, ट्रिक के साथ आप तैयारी करवाएंगे। तो ट्रिक सर ये है कि बिना क्वेश्चंस देखे आप उसको बोलिए। जैसे कि सेन साहब ने किसके अनुसार जो है मतलब अपने सिद्धांत को भी बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार। अब इनको आप बिना देखे 2-3 बार रिपीट करिए। ये नहीं कि क्वेश्चंस देख करके बार बार रिपीट करेंगे, बस आप बिना ऑप्शंस के भी इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे सेन साहब ने किसके अनुसार जो है अपने सिद्धांत को भी बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्वेश्चन से आपका, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर के क्या बनते हैं? गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह कहानी जो पंक्ति के किस पात्र ने कही थी? क्या सेन साहब की धर्मपत्नी ने कहा था, गिरधर ने कहा था, या सेन साहब कहा था, या सोफर कहा था? तो ऐसा जो है सेन साहब जी ने कहा था। कौन कहा था? सेन साहब ने। तो आप बिना ऑप्शंस का इसको बोलिए कि मतलब ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, ऐसा किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। अब मैं इनका और एक तरीका बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन आप याद करिए। वो 5 क्वेश्चन आप बिना देखे जो है, यानी न तो आप क्वेश्चंस को देखिए और ना ही ऑप्शंस को देखिए, आंख बंद करिए और 5 क्वेश्चन का आंसर बताइए। जैसे हमने आपको कहा अभी कि 2 क्वेश्चंस, जैसे पहला क्वेश्चन था कि सेन साहब ने किसके अनुसार अपने सिद्धांत को भी बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन जो है यह है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था सर? सेन साहब ने कहा था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म खाली जगह ईस्वी में हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है कितना में हुआ था? तो 1914 में, या 1915 में, या 1916 में, या 1917 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1916 में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कितना में हुआ था? 1916 में। अब 5 क्वेश्चन पढ़िए, उस 5 क्वेश्चन को बिना देखे बोलिए। ऐसा आप करके देखिए, अगर आपकी तैयारी बेहतर ना हो तो आप मुझे कहेंगे। आगे फिर देखिए, आगे आपके पास दे रखा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे सर? मदन ने तोड़े थे। किसने तोड़ा था? मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। तो 4 क्वेश्चन आपने याद किया, और एक क्वेश्चन याद करिए। और एक क्वेश्चन है आपके पास आगे में कि सेन साहब की आंखों का तारा जो है कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? उनका कार था, खोखा था, खोखी था, यौपरीक सभी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब की आंखों का तारा कौन था सर? खोखा था। कौन था? खोखा था। अब आपने 5 क्वेश्चन याद किया। अब बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रिक आपका यही है, जैसे आप 5 क्वेश्चन आंख बंद करिए और 5 क्वेश्चन का आंसर जो खुद से बोलिए। जैसे पहला क्वेश्चन था कि किसके अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांत को बदल लिया था? खोखा के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? या उल्टा पुल्टा भी करके बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि किसने कहा था, मतलब कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, जैसा सेन साहब ने ही कहा था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में शायद आपका नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? ये 1916 में हुआ था। फिर आगे आपका चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन आपका क्या था सर? चौथा क्वेश्चन ध्यान पे लाइए। चौथा क्वेश्चन आपका था, जैसे कि देख लेते हैं एक बार, चौथा क्वेश्चन में देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जैसे सेन साहब की कार की कीमत कितना था? 7,500। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। किसने तोड़ा था? मदन ने। तो इस प्रकार से आप तब तक प्रैक्टिस करिएगा जब तक जो है आपको क्वेश्चंस, मतलब 5 क्वेश्चंस का जो है बिना आप देखे जो है उसका आंसर न बोल पाए। ठीक है। बाकी मैं फटाफट बोलते जाता हूं ताकि आपकी रिवीजन जो है अच्छे, यानी कि कम समय पे जो अच्छा से हो जाए। तो देखिए, खोखा के दांत किसने तोड़ा था सर? मदन ने। आगे आपका कह रहा है कि क्वेश्चंस कि सेन साहब की कार की कीमत कितना था सर? सेन साहब की कार की कीमत जो है कितना था? 7,500 था। कितना था? 7,500। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? 7,500। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चंस है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा जो खोखा था। कौन था? खोखा। ये सब क्वेश्चन तो डिस्कस कर चुके थे। अगला कह रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो वो किससे हो सकता था? तो मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो वो खोखा से हो सकता था। किससे हो सकता था? खोखा से। ठीक है। आगे फिर देख लेते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चन है कि लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, 5 ठहरी और सो भी जो है लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत, विष के दांत या परंपरा का मूल्यांकन। इसका सही आंसर हो जाएगा विष के दांत, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही लड़की मतलब लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है ना? लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, 5 ठहरी और सो भी जो लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत। तो ये गद्यांश जो है किस पाठ की है? तो ये गद्यांश विष के दांत की है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी किस वर्ण के अनेक अंतर विरोधों को जो है उजागर करती है? उच्च वर्ग के, या मध्यम वर्ग के, या निम्न वर्ग के, या शोषित वर्ग के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग के। कौन सा? मध्यम वर्ग के। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन अपने पास है कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पाँचों किनकी बनी थी? तो सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पाँचों जो है वो किनकी बनी थी? तो वो खोखा की बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ट्रिक इनका यही है। ट्रिक मैं आप लोगों को फिर बता दे रहा हूं कि आप क्या करिए, 5 क्वेश्चंस को जो है इस ढंग से याद करिए कि बिना देखे उसका आप आंसर बोल पाए। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था कहाँ पे? सिमरिया पे, बलिया में, उन्नाव में, या पटना में? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना में। कहाँ पे हुआ था? पटना में। ठीक है। आगे हम लोग फिर देख लेते हैं।
आगे अपने पास क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में पद्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैक्स मुलर, नलिन विल्सन शर्मा, अशोक वाजपेयी या अमरकांत। तो हिंदी कविता के पद्यवाद के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे सर? नलिन विल्सन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। किन किन लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत है? गिरधर लाल की, डॉक्टर साहब की, सेन साहब की या इंजीनियर की? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब की। किन की? सेन साहब की। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? किरानी थे या ड्राइवर थे या अकाउंटेंट थे या इनमें से कोई नहीं? तो सेन साहब जो गिरधर लाल की फैक्ट्री में क्या थे? किरानी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर इनसे आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो ऐसा जो किसने कहा था? सेन साहब जी ने कहा था। कौन कहा था? सेन साहब ने, कि मैं तो गिरधर लाल को क्या बनाने जा रहा हूँ? इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ऐसा किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। ठीक है, अच्छा अब आपने जो भी 15 क्वेश्चन जो याद किया, क्या इस 15 क्वेश्चन को जो है बिना ऑप्शन के बोल सकते हो? तो इनका तरीका आप लोग ये करिए, आप जो है ऑप्शंस को बुक वगैरह में जब भी पढ़ेंगे तो ऑप्शंस को ढक करके सिर्फ क्वेश्चंस बोलते हैं, उसका आंसर बोलिए। जैसे कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कथन किसका है? तो ये सेन साहब की। अच्छा, पांचों लड़कियाँ तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत जो थी, तो ये मतलब आप बोल सकते हो कि ये किस पार्ट का जो है मतलब गद्यांश है? तो ये किस पार्ट का है? तो 20 के दांत। उसके बाद जो है आपका और कुछ क्वेश्चन था, जैसे कि गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ जो है कौन सा काम करते थे? वो किरानी का काम क्या करते थे? उनके बाद और बहुत सारे, जैसे नलिन विल्सन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ के खुद से उनको बोलने का मतलब ट्राई करिए, तब आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर ढंग से तैयारी होगा। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 के दांत जो है कौन सी विधा है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कहानी है या कविता है या कहानी है? तो ये आपका हो जाएगा 20 के दांत पाठ जो है कौन सी विधा है? तो ये आपका कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे अपने पास दे रखा है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहता था? डॉक्टर बनाना चाहता था, खिलाड़ी बनाना चाहता था, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था या पत्रकार बनाना चाहता था? तो सेन साहब जो अपने बेटे को जो है बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहता था। ठीक है, आगे फिर हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो खोखा की चर्चा करी जा रही है, तो ये गद्यांश 20 के दांत का ही होगा, क्योंकि मदन के द्वारा जो इनके 2 20 के दांत क्या कर दिए गए थे? तोड़ दिए गए थे। आगे फिर देख लेते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चन है कि खोखा के पिता कौन थे? गिरधर लाल, सेन साहब, पत्रकार महोदय, अखबारन 20। तो गिरधर लाल के पिता जो थे वो कौन थे? खोखा के पिता जो थे वो खोखा के पिता कौन थे? सेन साहब थे। कौन थे? सेन साहब। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन जो है कह रहा मैं चाहता हूँ कि वो जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा किसका ख्याल था? सेन साहब का, पत्रकार महोदय का, गिरधर लाल का या अखबारन 20 का? ये बहुत सारे बुक में जो है गलत दिया हुआ है। आप टेक्स्ट बुक अगर देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगी। टेक्स्ट बुक के अनुसार से शायद मेरे ख्याल से यही है, पत्रकार महोदय का ऐसा कहना था। ठीक है, जब वो लोग आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। ठीक, तो ये अपना 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कहाँ का? हिंदी का खत्म हो गया। तो इनको 5-5 टाइप में आप क्या करिए? डिवाइड करिए। 5-5 टाइप में डिवाइड करने का मतलब ये हमने कि जैसे 5-5 क्वेश्चन आप इस ढंग से याद करिए कि उनका बिना ऑप्शंस के साथ आंसर बोल पाए और क्वेश्चंस को भी आपको देखने की ज़रूरत ना बोले। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे कहूँ कि जैसे जो है खोखा जो है किनका बेटा था? तो खोखा जो गिरधर लाल का बेटा था। किनका बेटा था? गिरधर लाल का। किनका बेटा था? गिरधर लाल का। क्या इन सब के लिए मैं ऑप्शन ले रहा हूँ? नहीं। अच्छा, पाँचों बेटी जो उनका तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत थी, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था और उनसे पूछा गया ये किस गद्यांश से मतलब किसका गद्यांश है, इस तरह से। तो आपका जो है वो किसका था? 20 के दांत का। ठीक है, किनका था? 20 के दांत। उनके बाद एक क्वेश्चन जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो भी बने उनको पूरी आज़ादी रहेगा और ये एक अच्छा जेंटलमैन बने, तो यह गद्यांश किसका है? तो वही 20 के दांत का। उनके बाद जो है आपको ये पूछ लेता है कि मतलब नलिन विल्सन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में। इस तरह से बिना देखे उनको रिपीट किया करिए बार बार, तब जा करके आपको एक अच्छे ढंग से जो ऑब्जेक्टिव की क्या कर पाएंगे? तैयारी कर पाएंगे। अगला सब्जेक्ट आपका मैं संस्कृत लिए रखा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट? संस्कृत। तो देखते हैं संस्कृत पे कह रहा है कि देवतागण जो है क्या गाते हैं? गीता, रामायण, महाभारत या गीत? तो देवतागण जो है गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में जन्म लेने वाला जो है किनकी सेवा करते हैं? दानव, मानव, पशु या श्रीहरि की? तो जो भारत में जन्म लेते हैं वो श्रीहरि की सेवा करते हैं। किनकी सेवा करते हैं? श्रीहरि की। ऑप्शन नंबर जो है इनका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर
आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के? तो आप लोग जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतवर्ष के। किनके गीत? तो देवता भी गाते हैं भारतवर्ष के। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि पुरुषा सुरत्वात गायत्री देवा किस पाठ से लिया गया है, संस्कारा, मंगलम, भारत महिमा या दयानंद? तो ये जो है किस पाठ से लिया गया? तो ये भारत महिमा पाठ से लिया गया। कौन सा पाठ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ से लिया गया। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि जो भारत, श्रीलंका, चीन, इराक, कौन है? तो भारत। सर आप सौभाग्य मानिए कि हम लोगों का जन्म कहाँ पे हुआ है? भारत देश में हुआ है। यहाँ जो आप अच्छे कर्म करके आप खुद को क्या कर सकते हो? मोक्ष प्रदान करवा सकते हो। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, भारत में पाठ का जो है द्वितीय श्लोक किस पुराण से जो है संकलित है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से या वायु पुराण से? तो जो भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय श्लोक जो वो है भागवत पुराण से। कौन सा पुराण से? भागवत पुराण से संकलित है। ठीक है, आगे फिर हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले जो है वालों का जो है किससे तुलना की गई है? भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का तुलना किनसे किया गया है? दानव से, देवता से, पशु से या नेता से? तो जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं उनकी तुलना जो है देवता से करी गई है। किनसे करी गई है? देवता के साथ करी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं? दानवगण, मूर्ख लोग, नेता लोग या देवतागण? तो भारत भूमि का गान जो है देवतागण भी करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? कालिदास, महर्षि वेदव्यास, विदुर या वाल्मीकि? तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है सर? महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास। ठीक है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि हम लोगों की जो देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? उपकार, आदर्श, अनादर्श या घमंड? तो बताइए हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो हम लोगों की देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला कह रहा है कि कितने पुराण है? तो पुराण कितने? 10, 11, 18 या 15? तो पुराण सर 18 है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। ध्यान में रहेगा तो कितने पुराण है? 18 पुराण है ना। आगे फिर देख लेते हैं। अगला कह रहा है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, यूनान में, नेपाल में या भूटान में? तो भारत ही एक ऐसा देश है सर हम लोगों का जिनमें देवता भी क्या करना चाहते हैं? बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका, भूटान, भारत या बांग्लादेश की? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका, भूटान, भारत या बांग्लादेश की? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, हर एक जगह गाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, आलसी या क्रोधी? तो भारत के शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं सर? ईश्वर, दैत्य प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? गंगा, हिमालय, सागर या मंत्री? तो आप बताइए भारत के उत्तर में जो है कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। कौन? हिमालय। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से, शिव पुराण से, विष्णु पुराण से या गणेश पुराण से? तो इनका जो प्रथम श्लोक जो लिया गया है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, और वहाँ आपने पढ़ा था द्वितीय श्लोक, तो द्वितीय श्लोक जो है वो भागवत पुराण से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। तो ये आप ध्यान रखेंगे, द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है और प्रथम श्लोक जो है वह कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? क्षेत्र, भारत, छात्र या युद्धम? तो हम लोगों के लिए हमेशा कौन पूजनीय है? हम लोगों के लिए हमेशा भारत पूजनीय है। कौन पूजनीय है? भारत पूजनीय है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सदा सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो सदा सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो सेविता होगा, नंदिता होगा या वंदिता, नंदिता, बोधिता? तो कौन होगा इसमें हो जाएगा सर सेविता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेविता हो जाएगा। सदा सागरी रम्य रूप स्थान में जो कौन सा पद होगा? तो ये हो जाएगा सेविता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन जो है किया गया है? नेपाल का, श्रीलंका का, भारत का या अमेरिका का? बताइए भारत महिमा पाठ में जो किस देश के महिमा का वर्णन किया जाएगा? जाहिर सी बात है सर भारत देश का ही किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भवंती पुरुषा सुरत्वात, भवंती पुरुषा सुरत्वात, तो यहाँ पे जो है क्या होगा? ते होगा, भूयो होगा, देवा होगा या गायंती होगा? तो भवंती पुरुषा सुरत्वात, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भूयो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए।
अगला अपना क्वेश्चन दे रखा है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि देखते देखते देखिए हम लोगों ने क्या किया सर, 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को ख़त्म कर दिया, यानी कि हमने जो है हिंदी और संस्कृत को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हमारी बारी है किनको ख़त्म करने की, इतिहास यानी कि सोशल साइंस की। तो इस पर देखिए सोशल साइंस पे मुख्य रूप से आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। उस 4 सब्जेक्ट में से जो है मैं एक ऐसा करूँगा कि पहले एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जितना होता है उनको मैं ख़त्म करूँगा। उनको ख़त्म करने के बाद जो है तब मैं क्या करूँगा सर, अगले जैसे कि अभी मैं इतिहास शुरू किया हूँ तो इतिहास को मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक इतिहास की पूरी ऑब्जेक्टिव खत्म ना हो जाए। उनके बाद ज्योग्राफी ले लूँगा, उनके बाद इकोनॉमिक्स, उनके बाद सिविक्स जो होती है उस पैटर्न पे मैं लूँगा। तो अभी फिलहाल हम लोग जो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं वो किनका पढ़ रहे हैं सर, इतिहास का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है समाजवादी भावना का उदय जो किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति या अमेरिकी क्रांति या रूसी क्रांति। तो समाजवादी भावना का उदय जो है वो किसके फलस्वरूप हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा जो है मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या औद्योगिक क्रांति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है, औद्योगिक क्रांति। क्या है इसका सही आंसर, औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहा है औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन जो कितने वर्गों में हो गया है, 1, 2, 3, 4। तो औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का जो विभाजन जो हो गया है वो 2 वर्गों में हो गया। कितने वर्गों में हो गया है, 2 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि इसको आप लोग शेयर जरूर करिएगा और अपने स्टेटस वगैरह में ज़रूर नहीं लगा लीजिएगा, ताकि जो है हमारे जैसे छोटे क्रिएटर जो है एक छोटे से गांव से एक कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें भी सर आपके मदद से जो है, सपोर्ट से जो है आगे बढ़ने का जो है मौका मिले। और दूसरी बात सर, आप ये 100 ऑब्जेक्टिव डेली जो याद करेंगे, फिर ये 100 ऑब्जेक्टिव डेली याद करेंगे तो इनका आप कहाँ पर टेस्ट देंगे, कहाँ से आपको पता चलेगा कि इनमें जो है हमारी तैयारी जो किस प्रकार से है। तो आप सर प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप सर्च करिए, क्या सर्च करिए, तो स्टडी विद एजे सर सर्च करिए। क्या सर्च करिए, स्टडी विद एजे सर। तो वहाँ अपना ऐप मिल जाएगा, उस ऐप को ज़रूर आप लॉगिन करिए सर। लॉगिन करने के बाद उस ऐप में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ही रखा गया कितना, तो 149 रुपये रखा गया। कितना रुपया, 149 रुपया। तो इस 149 नहीं 149 रुपया में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इनका फ्यूचर्स में आप लोगों को थोड़ा डिस्कस कर दूँ। वो 149 रुपया में सबसे पहले तो 5 सब्जेक्ट का हर एक विषय का जो आपको नोट्स मिलने वाला है, एक मतलब जो अच्छे भाषा के साथ जो नोट्स को बनाई जाती है एक अच्छे आंसर के साथ, उसमें मिलने वाला है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो आप ऑब्जेक्टिव जो पढ़ रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को जो है वहाँ पे आप क्या करेंगे, टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव में से कुछ ऑब्जेक्टिव वहाँ पे आपको टेस्ट देने के लिए डेली आपको टेस्ट के लिए दी जाएंगी, और वहाँ से आप डेली जाकर के क्या कर सकते हैं, क्विज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहाँ से देखने के बाद जो है एक बार ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिएगा कि सर क्लास 1 का हमने इतना ऑब्जेक्टिव जो है सही किया। तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को जो है देख पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल का है। तो ज़रूर आप लोग ऐप में जाइए और इस ऐप के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए, उसे भी बताइए कि इस ऐप में आपको जो क्या दी जाती है। और सिर्फ मेहनत का सर मैं वो डेली का जो क्वेश्चन ऐप में सेट वगैरह करना होता, जो आपको मैं नोट्स दूंगा, उस नोट्स का सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे कितना सर कह रहा हूँ, 149 यानी 149 रुपया ही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जो है जनक किसे कहा जाता है, फुरिये, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स या सेंट साइमन को कहा जाता है। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता जो है किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सेंट साइमन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, सेंट। आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, सेंट साइमन को, चार्ल्स फुरिये को, रॉबर्ट ओवेन को या लुई ब्ला को। तो सर इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो कहा जाता है वो रॉबर्ट ओवेन को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ जो होता है वो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है, रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1861 में, 1862 में, 1860 में या 1870 में। तो इनका जो है अंत जो हुआ था वो 1861 पे हुआ था। कितना में हुआ था, 1861, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जो माना जाता है।
लेनिन को, स्टालिन को या जेडोंग को या कार्ल मार्क्स को, तो निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो है किसने प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन या कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने किया था। ठीक है, तो क्या है, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने किया था। ठीक है, आगे देख लीजिए, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो है 1918 किस राष्ट्र के साथ किया था? इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ या इटली के साथ? तो ये आपका जो है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो है वो जर्मनी के साथ किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। इनका देख आगे फिर हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 में या 1883 में? तो दास कैपिटल का प्रकाशन जो हुआ था वो 1848 पे हुआ था। कितना में हुआ था? 1848 पे हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1918 में या दिसंबर 1918 में? तो फरवरी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो नवंबर 1917 को हुआ था। अगर आपको डेट अगर लिखना हो तो वहाँ 7 नवंबर 1917 रहेगा। खैर ऑप्शन के हिसाब से ही हमें चलना है, या नवंबर 1917 है तो नवंबर 1917 ही रहेगा। ठीक है, बाकी अगर 7 जोड़ा हुआ रहे 7 नंबर तो भी वही आंसर होगा। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? युद्ध और शांति, दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या बी एवं सी दोनों? तो इनका बी एवं सी दोनों सही आंसर हो जाएगा। यानी कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम जो है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों था। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या पोलैंड में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही आंसर हो जाएंगे। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला कह रहा साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? 1830 पे या 1883 पे या 1848 पे या 1857 में? तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो है वो 1848 टिक कर दीजिए 55 नंबर में। आगे अपने पास क्वेश्चन है 56 नंबर में, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स की या टॉल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स की या एंगल्स और टॉल्स्टॉय की या लेनिन और स्टालिन की? तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों की रचना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इनका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लियो टॉल्स्टॉय की, दोस्तोवस्की की या एंजल्स की? तो वार एंड पीस जो है किनकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किनकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे फिर देख लीजिए, लाल सेना का गठन जो किसने किया था? कार्ल मार्क्स किया था, स्टालिन किया था या ट्रॉट्स्की किया था या करेंसी किया था? तो लाल सेना का गठन जो है वो किसने किया था? तो वो ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने किया था, लेनिन ने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था या खुश्चेव ने किया था? तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इनका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन या कार्ल मार्क्स ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना 3 सब्जेक्ट खत्म हो गया, यानी कि हिंदी, संस्कृत और इतिहास भी हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे अपने पास है विज्ञान। कौन सा सब्जेक्ट है सर? विज्ञान। तो बस थोड़ा और समय दीजिए। ये 100 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है? इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो याद जो कर रहे हैं, आप ज़रूर एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जाएंगे। और आप लोगों की क्या ख्वाहिश है कि मुझे लाइव आनी चाहिए? अगर मुझे आनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ये बातें भी आप लोग मेंशन करके ज़रूर जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो है कॉर्निया, रेटिना, पुतली या आइरिस? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो कौन सा है सर? वो रेटिना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इनका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनका क्या हो जाएगा सर? इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आंख व्यवहार होता है अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन तो दोनों सिमिलर ही सर। तो आंख जो व्यवहार होता है वो उत्तल
लेंस की तरह व्यवहार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए जो है बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं अंध बिंदु, पीत बिंदु, दूर बिंदु या निकट बिंदु। तो मानव नेत्र जो होता है, जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर ए जो है इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि समान नेत्र यानी आँख की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और सीधा, यहाँ पे वास्तविक और उल्टा या आभासी और उल्टा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। यानी कि हमारे नेत्र पे जो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको याद होना ही चाहिए। आगे देखिए, नेत्र लेंस में जो है समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा होता है, या नेत्र लेंस द्वारा होता है, या सिलियरी पेशियों द्वारा होता है, या कॉर्निया द्वारा होता है। तो ये नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी आपकी सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है परितारिका, पक्षमाभी पेशियाँ या पुतली या आइरिस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, परितारिका। कौन करता है, परितारिका। यानी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास होता है। सर ये सब कुछ यूनिक क्वेश्चन है, आपको तो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 4 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर या 3.8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। तो क्या बन जाती है सर, बड़ी बन जाती है, सामान्य रहती है, या छोटी बन जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाता है छोटा। क्या बन जाता है, छोटा, यानी छोटी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से जब पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, कॉर्निया, परितारिका, एरिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से जो है पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो परितारिका की शिथिलता से जो है पुतली क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से फैल जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी या डायफ्राम क्या कहलाता है, परितारिका, अभिनेत्र, लेंस या नेत्र पटल या रेटिना। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी या डायफ्राम जो है क्या कहलाता है, वो परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है, परितारिका। ऑप्शन नंबर ए जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। उनके बाद जो 72 समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है लगभग कितना होता है सर, 24 मीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना सर, 25 सेंटीमीटर। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, कॉर्निया, परितारिका, रेटिना या पुतली। अच्छा, ये बीच बीच में कहीं कहीं मिस से ये आ गया है, तो इनमें आप लोग गौर नहीं करेंगे, ये थोड़ा सेट करने पे जो है हो गया ऐसा। तो निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है सर, कॉर्निया, परितारिका, रेटिना या पुतली। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी, यहाँ पे जो बी की जगह सी की जगह बी हो गया है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, इनका सी सही आंसर हो जाएगा, परितारिका। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि मानव नेत्र के लिए जो है दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड या 1/6 सेकेंड या 1/16 सेकेंड है, 1/6 सेकेंड या 1/18 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो स्थायित्व होता है वो 1/16 सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा जो किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, या काल्पनिक सीधा तथा छोटा, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो नेत्र द्वारा जो हमारा नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि आयु में जो है वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है अबिंदुकता कहलाती है, या दीर्घ दृष्टि दोष कहलाती है, या लघु दृष्टि दोष कहलाती है, जरा दृष्टि दोष कहलाती है। तो आयु में जो है वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष जो है, यह दोष क्या कहलाती है सर, जरा दृष्टि दोष कहलाती है। कौन सा दोष कहलाती है, जरा दृष्टि दोष कहलाती है। आगे अपने पास देखिएगा तो कह रहा कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलियां न होने के कारण
किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता होता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। तो इनमें देखिए कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण जो है किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अबिंदुकता नेत्र दोष होता है। कौन सा दोष होता है? अबिंदुकता नेत्र दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखिए, आगे अपने पास जो है क्वेश्चन ज़्यादा आगे चले गया क्या? हाँ, यहाँ पे जो आगे अपना क्वेश्चन है कि मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा, यानी कि हम लोगों का जो नेत्र 2 है तो नेत्र 2 होने के बाद हम लोग कितना एंगल पे चीज़ों को देख पाते हैं? तो वह 180, कितना 180 डिग्री, यानी 180 मतलब जगह बना करके जो है क्षेत्र एरिया को क्या कर पाते हैं हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, मानव नेत्र 2 है तो उनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा सर? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? तो एक नेत्र वाला व्यक्ति जो रहता है उनको द्विविमीय दिखता है। कैसा दिखता है? द्विविमीय, है ना। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है सर? द्विविमीय। अच्छा, 2 नेत्र वाले को फिर कैसा दिखता है सर? तो वो त्रिविमीय दिखता है। ठीक है, 3D इमेज जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। आगे फिर अपने पास दे रखा है, कह रहा है कि हमारे 2 आँख आँख जो है सिर पर स्थित है अतः हमें वस्तु जो है दिखता है द्विविमीय, त्रिविमीय, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमारे 2 आँख जो है सिर पर स्थित है अतः हमें वस्तु दिखता है। तो हमें जो वस्तु जो दिखता है वो त्रिविमीय दिखता है। कैसा दिखता है? त्रिविमीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इनका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों ने जो है कितना सब्जेक्ट पढ़ लिया सर? यहाँ तक आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिया। कितना सब्जेक्ट पढ़ लिया? 4 सब्जेक्ट। तो इन चारों सब्जेक्ट का सर आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? इस 80 ऑब्जेक्टिव में जो है आप 80 ऑब्जेक्टिव मान लीजिए आपका यहाँ वीडियो से तैयारी हो गया, तो फिर वीडियो से तैयारी होने के बाद आप कहाँ पता करेंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम में भी जो है अच्छे मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा? तो आप ऐप में जाइए, ऐप ज्वाइन करिए। ऐप ज्वाइन करने के बाद वहाँ डेली क्विज़ करके जो है फाइल बना हुआ है, वहाँ पर जो है जा करके आप क्या ये इसी सेम ऑब्जेक्टिव में जो कुछ ऑब्जेक्टिव वहाँ दी जाती है। अब वहाँ टेस्ट दीजिए और टेस्ट देने के बाद आप ज़रूर बताइए कि आपका जो है कितना मार्क्स आया है। ठीक है, या मक्खियाँ देख रहे हैं, चला रहा है बोर्ड को। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आगे अपने पास जो है अपने पास अगर देखिएगा तो ये आपका मैथ्स का जो है कुछ ज़्यादा ही आगे कर दिया। वाह, अब मैथ्स पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो है मैथ्स पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? देखिए सर, बहुपद नहीं को पहचानने का तरीका होता है, वो तरीका मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे कि किसी भी चर पे अगर मान लीजिए अंडर रूट लगा हुआ है, या किसी चर पर जो है बट्टे वाला पावर है, या किसी चर पर जो है माइनस पावर है, या कोई चर जो है बट्टे में जैसे 1/x के रूप में अगर है, तो ऐसे अगर कोई रहे तो वह बहुपद नहीं होता है। तो वो आप चेक कर लीजिए कि यहाँ ऑप्शन में जो दिया है किस में, जैसे यहाँ पे 5 पे जो है अंडर रूट है, उनके बाद 2 पे अंदर रूट है, x पे नहीं है, बाकी यहाँ कुछ नहीं, तो x पे जो है x पे कितना घात है सर? 0 घात है। तो ये तो इसका मतलब बहुपद है ना, ये क्या है? बहुपद है। उसके बाद बी नंबर पे देख रहे हैं तो ये भी बहुपद है, क्योंकि इनमें सब में जो है इनकी घात जो एक पूर्ण संख्या के रूप में है। और ये भी ध्यान पे रखिएगा कि बहुपद वही होता है जिनमें जो चर की घात क्या होता है सर? एक पूर्ण संख्या होता है। तो बाकी यहाँ पे देखिए आपका बट्टे वाला दिख रहा है, 1/, यहाँ x है। ठीक है, 1/, क्या है? x है। तो इसका मतलब यही जो है बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है? तो एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि रैखिक बहुपद की जो घात जो होती है वो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है सर? रैखिक बहुपद की घात हो जाती है 1। कितनी हो जाती है? 1। तो इसमें देखिए कि एक घात किसका है? जैसे इसमें कुछ नहीं तो 1 पावर है, बाकी यहाँ तो 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ 2 पावर। तो रैखिक बहुपद का हुआ सर, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद के लिए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेंगे तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघाती बहुपद इतना के जो शून्यक होंगे। तो द्विघाती बहुपद ये दे रखा है, इनका शून्यक हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? जैसे मान लो यहीं पे ये बराबर, यहाँ अगर 0 रखते हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये -3 उधर जाएगा तो +3, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट पे प्लस माइनस के साथ। इसका मतलब हुआ कि √3 एक बार प्लस पे और एक बार किस पे? माइनस पे। तो एक बार प्लस पे एक बार माइनस पे कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड जो है इतना हो तो उसका उस बहुपद का जो शून्यक होगा। देखिए अगर आपको गुणनखंड यहाँ दे रखा है तो शून्यक के लिए आप ये देखिएगा कि यहाँ आपको प्लस पे है कि माइनस पे। तो ये आपका 4 जो है किस में है? प्लस में। तो इनका शून्यक जो हो जाएगा
जाएगा वो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। यही अगर माइनस में रहता तो उनका शून्य क्या हो जाता? प्लस में। यानी कि इनका जो आंसर जो हो जाएगा, इनका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी जो है इनका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सर कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को जो है ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास तो खास करके ज़रूर भेजिएगा क्योंकि उनका 230 यानी कि आधा मार्क्स की गारंटी सर मैं ले रहा हूँ। आप सारा वीडियो पे आकर के क्लास अटेंड करिए, देखिए आपको अगर अच्छा न लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जो आपको मन करे लिख के जाइएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आप वीडियो पे जुड़ेंगे तो आपको अच्छा जरूर लगेगा सर। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि त्रिघात बहुपद इतना का जो एक शून्यक होता है, तो त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक जो है, जैसे 3 घात है तो शून्यक भी कितना होगा सर? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। लेकिन यहाँ त्रिघात बहुपद इतना का जो एक शून्यक होगा, तो यहाँ कुछ नहीं दिया है ना, यहाँ कुछ नहीं दिया है। तो त्रिघात बहुपद का एक शून्यक यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे अगर आप देख लीजिएगा त्रिघात बहुपद में मान लो कि इसमें बैठाने के बाद इस मान पे बैठाने के बाद कौन सा मान है जो इस बहुपद को शून्य कर देगा? तो 1 को बैठाइएगा तो गुना होकर के 1 ही होगा, -1 को बैठाएंगे तो -1 हो जाएगा गुना होकर के। ये एक जीरो ही ऐसा वैल्यू जिसमें बैठाने के बाद क्या होगा सर? इसको जीरो कर देगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? शून्य का मतलब यही होता है कि जो मान जो उस बहुपद में बैठाने के बाद क्या कर दे, उसको शून्य कर दे, वही उसका क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि घात 2 के बहुपद को खाली जगह कहते हैं रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद या कोई नहीं। तो घात 2 के बहुपद को क्या कहा जाता है सर? द्विघाती बहुपद। घात 2 के बहुपद को क्या कहा जाता है? द्विघाती बहुपद। 1 घात को रैखिक बहुपद, 3 घात को त्रिघाती बहुपद, 4 घात को चतुर्थघाती बहुपद। खैर आपको चतुर्थघाती पूछता नहीं है तो आपको ध्यान में कितना रखना है सर? बस 1 घात वाले को रैखिक, 2 घात वाले को द्विघाती, 3 घात वाले को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला अपना क्वेश्चन कह रहा है कि 7 घात के जो बहुपद को कहते हैं रैखिक, घात 3, ये 7 नंबर है, मिस हो गया सर। घात 3 है यहाँ पे। घात 3 के बहुपद को भी तुरंत हमने आपको समझाया। घात 3 वाले जो बहुपद रहेगा उनको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद इतना का घात है, तो किसी भी बहुपद का घात पता करने के लिए आप लोग ये देखेंगे कि उस चर में जो है मैक्सिमम पावर जो रहेगा वही उस बहुपद की क्या होती है? घात होती है। जैसे इस बहुपद पे आप देखिए तो सबसे अधिक पावर क्या दिख रहा है? जैसे y पर 3 पावर, उनके बाद यहाँ 2 पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 0 पावर। तो ज़्यादा पावर सर कितना दिख रहा है? 3। मतलब ऑप्शन नंबर जो है इनका ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? आगे फिर देखिए। अगला कह रहा है कि यदि p ऑफ x बराबर जो x² - 3x - 4, तो p ऑफ x का जो है एक शून्यक होगा। p ऑफ x का जो एक क्या होगा सर? शून्यक होगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे? या तो इनको शून्य निकाल के चेक कर लीजिए, है ना, या आप क्या कर लीजिए, हम मान बैठा के देखिए कि इनमें जो है किस मान को बैठाने के बाद ये शून्य हो रहा है। जैसे आप 2 यहाँ बैठाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में, तो ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ 2 बैठाएंगे 3 दूना 6, ये तो हो नहीं रहा। दूसरा ये वाला अगर 4 बैठाएंगे तो 4 जगह 16 होगा, है ना। 16 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। 12 में से और यहाँ पे 4 × 12 तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी जो है इनका सही आंसर होगा। कैसे मैं करके बता देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए इस x में जो है, इस x में आप 4 बैठाएंगे तो x का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -3 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, फिर -4। तो यहाँ पे 4 जगह 16, -4 × 12, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। अब इन दोनों को जब जोड़िएगा तो यहाँ 16 और यहाँ 12 4, यहाँ भी कितना हो रहा है? 16। ये दोनों खत्म हो गए, कितना आ गया सर? 0 आ गया। तो 0 आ गया तो यही इनका शून्यक होगा। अभी तुरंत हमने आपको समझाया कि किसी भी बहुपद का शून्यक वही होता है जो उस मान, मतलब उस बहुपद में बैठाने के बाद उस मान को क्या कर दे सर? उस बहुपद को क्या कर दे? 0 कर दे। तो वही उसका क्या होता है? शून्यक होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, तो यहाँ भी इनको शून्यक आप निकाल के चेक कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? देखिए, आप x², ये 2 को जो है मतलब इस 3 को कैसे लिख सकते हो? तो आप इनको लिख सकते हो 2x + x लिख सकते हैं ना। 2 1 3 हो जाएगा ना जुट के, +2 बराबर कितना हो जाएगा सर? 0। तो यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ अगर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? x + 2 और यहाँ बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से अगर x + 2 बराबर 0 रखते हैं और x + 1 बराबर क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, तो यहाँ x जो है +2 है, उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा सर? -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? तो -1 हो जाएगा। तो -2 और -1 कहाँ पे दिख रहा है? -2 और -1 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। जैसे ये -2 है, बराबर उधर कुछ नहीं तो 0 रखेंगे शून्यक के लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 उधर जाएगा तो +2 और x बराबर यहाँ पे जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट पे प्लस माइनस के साथ, यानी
यानी एक बार प्लस रूट 2 हो जाएगा, एक बार माइनस रूट 2 हो जाएगा। प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 है ना, यहाँ पे है ना माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, तो ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? अगर आप लोग, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सर मैं फिर से बता रहा हूँ कि शेयर जरूर करिएगा इनको, ठीक है। आगे फिर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि रैखिक बहुपद इतना का जो शून्यक होगा, तो रैखिक बहुपद इतना का शून्यक निकालने के सर इनको शून्य के बराबर रखेंगे, और यहाँ कुछ नहीं तो एक्स रखेंगे, प्लस भी उधर जाएगा तो माइनस भी होगा, और ये ए गुना में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी एक्स बराबर जो जाएगा माइनस बी बट्टे कितना हो जाएगा, ए। देखिए यहाँ पे माइनस बी बट्टे ए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा हिम्मत करिए आप लोग, थोड़ी सी और बचा हुआ है, और यहाँ पे कह रहा है कि किसी बहुपद इतना के जो सभी गुणांक जो है शून्य हो तो उसे कहते हैं, सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे सर, जिनका सभी गुणांक शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। ये 9th की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे फिर कह रहा है कि घात n के बहुपद के लिए जो है y बराबर जो है y बराबर p ऑफ x के शून्यकों की संख्या होगा, तो घात n है तो शून्यकों की संख्या भी n होगा, क्योंकि जितने घात रहते हैं उतना उनका क्या रहता है सर, शून्यक भी रहता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से जो कौन बहुपद है ना, इनमें से कौन बहुपद होगा सर, तो हमने बताया था कि बहुपद वही होता है जिनका घात जो है एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे अंदर रूट हो गया, अंदर रूट हो गया तो सबसे पहले तो ये तो बहुपद होगा नहीं। आगे अगर आप देखेंगे तो इनमें बट्टे वाला पावर है, ये भी बहुपद होगा नहीं। उनके बाद यहाँ देखेंगे ये रूट में है तो ये भी बहुपद होगा नहीं। तो उसके बाद लास्ट पे आपका यही बच जाता है, जैसे ये इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 पावर है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 पावर है एक्स में, तो मतलब ये एक पूर्ण संख्या पे दिख रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो नहीं खोजना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इनमें देखिए, इनमें पूर्ण संख्या है, इनमें भी पूर्ण, इनका घात पूर्ण संख्या है, ये बहुपद हो गया। इनका भी घात एक पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद हो गया। उनके बाद जो है इनका भी घात क्या दिख रहा है, एक पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद हो गया। लेकिन ये बट्टे में दिख रहा है तो ये बहुपद नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगी। समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को? बिल्कुल सर, समझ में आना भी चाहिए, है ना। उनके बाद देखिए, अगर आप बहुपद इतना के जो शून्य कौन कौन से हैं, तो आप बताइए इस बहुपद के शून्य कौन होगा सर, तो क्या करना है, सीधी सी बात निकाल लेना है एक्स स्क्वायर। और इनको आप कैसे लिख सकते हो सर, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपका पास एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे जो है आपका माइनस है, यहाँ पे माइनस 2x और माइनस 3 बराबर 0 है, तो इनको आप कैसे लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 3 लाना है यहाँ पे गुना करके, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3x और प्लस कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, घट के ये माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 3 बराबर कितना होगा, 0। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x को कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 3 होगा, और यहाँ से मैं 1 को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ भी कितना होगा, x माइनस 3 हो जाएगा। अब ये x माइनस 3 को बराबर उधर रखेंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। शून्य जब निकालेंगे तो ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, तो इनको जब x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। यानी कि 3 और -1 कहाँ पे है सर, 3 और -1 ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, तो यहाँ भी सर आपको शून्यक निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा, है ना। तो मैं इनका कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। इनका जो शून्य अगर आप निकालिएगा तो कैसे हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 12 दूना कितना होगा, 24। तो 2x स्क्वायर और 24 को कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो 8x माइनस 3x लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में घट के जो है 5 भी बच जाएगा और गुना होकर के 24 भी आ जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पे अगर 2x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, x प्लस 4 बराबर कितना होगा, 0। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर यहाँ कितना निकलेगा सर, -4 निकलेगा। कितना निकलेगा, -4। और यहाँ पे जब इनको हल करिएगा तो यहाँ x बराबर निकलेगा 3/2, क्योंकि -3 उधर है तो +3 हो जाएगा, और ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो कहाँ पे दिख रहा है, यानी कि एक तो -4 दिख रहा है, एक 3/2 दिख रहा है, तो -4 और 3/2 ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहे होंगे, और अगर लास्ट तक बने हुए रहे हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा, ठीक है। आगे फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से इतना के जो शून्यक कौन से है, तो इनका शून्यक कौन है सर, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेता हूँ। जैसे अपने पास कितना है सर, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x जो है कितना है, 12 बराबर कितना है सर, 0 है। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर, और इनको किस प्रकार से आप लिखेंगे, जो आपको गुना करके 12 मिल जाएगा। तो आप इनको लिख सकते हो ऐसे करके 2
अंदर रूट 2 और -3 अंदर रूट क्या लिख सकते हो 2। जैसे 3 दूना 6 और रूट 2 गुना रूट 2 हो जाएगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ लाना माइनस में है तो ये वाला को माइनस में ही रखेंगे, यानी -3 अंदर रूट 2x होगा और यहाँ पे लिखेंगे +2 अंदर रूट, है ना, अंदर रूट 2x और माइनस कितना लिखेंगे 12 बराबर कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x को अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा 3 अंदर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए किसको कॉमन लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए x को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आपको 2 अंदर रूट ये लेना पड़ेगा कॉमन। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ मैं कर देता हूँ थोड़ा सही, इनको मैं छोटा कर दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है आपको कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ आपको कॉमन लेना पड़ेगा 2 अंदर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 3 अंदर रूट 2। तो ये कैसे सर, इनको जब गुना करिएगा तो फिर आपको 12 ही मिलने वाला है। अब जब यहाँ पे आप इनको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 3 अंदर रूट 2 किस में निकलेगा तो प्लस में। और इनको जब आप हल करिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा माइनस पे 2 अंदर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे मतलब इसका जो है 3 अंदर रूट 2 और -2 अंदर रूट 2, तो 3 अंदर रूट 2 और -2 अंदर रूट 2 कहाँ पे है, 3 अंदर रूट 2 -2 अंदर रूट 2 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब यहाँ जो हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, कोई नहीं इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और उनका जो है आज का क्लास जो आज क्या हो जाएगा बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, करा कि यदि पी ऑफ एक्स बराबर इतना का एक शून्यक जो है के है तो के का मान होगा, तो इनका शून्यक के है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मतलब ये हुआ कि यहाँ के का मान बैठाने के बाद जो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2k + 3 बराबर कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। और इनको उधर जब भेजिएगा तो के बराबर जो होगा -3 उधर हो जाएगा और ये गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी -3/2, तो -3/2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इनका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर सही आंसर हो जाएगा। तो ये सर हम लोगों का सफ़र सर पूरा हुआ। ये सफ़र पूरा होने के साथ मैं आप लोगों को एक छोटा सा मोटिवेशन बता के जाना चाहूँगा। मोटिवेशन ये है कि 2-4 ख्वाब है मेरे जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, 2-4 ख्वाब है मेरे जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। ज़िंदगी भले ही गुमनाम हो मेरे, लेकिन मौत में मशहूर चाहता हूँ, मौत में मशहूर चाहता हूँ। आपका जन्म किस परिस्थिति में हुआ है ये मायने नहीं रखता है सर, आप उस परिस्थिति को किस प्रकार से बदल करके एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, एक अच्छा जीवन को जो है एक मतलब क्या बोलते हैं उनको, जीवन को जो है एक रोमांचक के साथ जी सकते हो, इंटरेस्टिंग के साथ जी सकते हो, उनको एक नया अंदाज के साथ जी सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि जितना ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पे देखा है वो सारे ऑब्जेक्टिव को जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐप में जा कर के जो है मतलब क्विज़ दे सकते हैं। डेली वहाँ पे आपको क्विज़ के लिए जो है क्वेश्चन दी जाती है, यही सेम क्वेश्चंस को वहाँ जो है क्विज़ के लिए दी जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और इन्हें आप अपना स्टेटस इंस्टाग्राम इस वीडियो के लिंक को जो हर एक जगह फैला दीजिए, ताकि हर उन बच्चों तक पहुँच पाए जिनको जो है एक अच्छे मार्क्स से क्या करना है सर, पास करना है। लास्ट पे आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कल आप लोग फिर से जो है 7:30 बजे नोटिफिकेशन का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। फिर से आपके बीच जो है 7:30 बजे इसी तरह का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।